नमस्कार साथियों, मैं अपने चैनल जीके विथ बाबा में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्य विषयों की भी कक्षाएं धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगी। हिंदी व्याकरण से प्रारंभ करने का प्रमुख कारण ये है कि हिंदी व्याकरण लगभग सभी परीक्षाओं में समान रूप से पूछा जाता है, जैसे सीजीटेट, सीटेट, एडीओ, व्यापम, साथ ही पीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज पहली कक्षा में हम लोग भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय जो है वो है हमारा भाषा। भाषा क्या होता है भाई? तो भाषा बहुत ही सामान्य शब्दों में इसका अर्थ कहा जाए तो जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप किसी और से बातचीत करते हैं। अब बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब के अपने क्या हैं, विचार हैं, और अपने इन्हीं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमको भाषा की क्या है, आवश्यकता है। तो इसकी एक सामान्य परिभाषा जो यहाँ पर नीचे दी गई है वो लिखा है क्या, कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचार और भाव को व्यक्त करता है। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को और भावों को व्यक्त करने का काम क्या है, करते हैं। अभी आया कहाँ से? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है कि ये भाषा शब्द आया कहाँ से है। तो ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है, या फिर वाणी की अभिव्यक्ति करना भी इसको कहा जाता है। तो ये मुख्य तौर पर भाषा की सामान्य परिभाषा यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी भाषाएं हैं भाई? तो जैसे कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में नीचे दिया, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सब कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके बारे में हमको पता है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं कि कौन कौन से प्रमुख भाषाएं हैं, परंतु यहाँ से प्रश्न जरूर आता है कि भाषा शब्द कहाँ से आया है। अब भारत में ये जो भाषाएं हैं इनके संबंध में भी जानकारी आवश्यक है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं भाई? तो संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? तो नीचे 22 भाषाएं दी हैं, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, मणिपुरी, डोंगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, हिंदी, संथाली। अब इन सबको ध्यान से यदि देखें तो इसमें अंग्रेजी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है हमको, ये परीक्षा में भी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है या इन 22 राजभाषाओं में शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी जो है वो इन 22 राजभाषाओं में शामिल नहीं की गई है। तो ये भाषाएं हैं, इनमें कुछ बहुत प्रमुख भाषाओं को आपको याद रखना है। जो प्रमुख चीज़ याद रखने वाली है वो यही है कि अंग्रेजी जो है इनमें शामिल नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, अपितु हिंदी को भी राजभाषा के तौर पर ही स्वीकार किया गया है। तो 14 सितंबर 1949 को, बड़ा महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, और इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए 14 सितंबर को हर साल, हर वर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यदि परीक्षा में प्रश्न है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो याद रखना है कि हिंदी जो है वो राजभाषा का दर्जा इसको प्रदान किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो मुख्य तौर पर 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसकी परिभाषा भी बिल्कुल आसान है। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? मौखिक मतलब बोलकर जहाँ पर हम अपने विचारों को क्या करें, व्यक्त करें, उसी ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा हालांकि स्थायी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला, आपने सुन लिया, इसके बाद आप भूल गए। परंतु लिखित भाषा जो है उसको अधिक स्थायी माना गया है।
ये भी प्रश्न आता है कि भाषा में कौन सी भाषा जो है स्थायी है, तो लिखित भाषा को मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी माना गया है। तो भाषा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, मौखिक और लिखित, जिसमें से लिखित जो है वो अधिक स्थायी होता है मौखिक के तुलना में। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो ये बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है भाई? तो मौखिक भाषा में ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, और जो सुनते भी हैं वो किसको सुनते हैं? मौखिक भाषा को ही सुनते हैं। इसलिए बोलना और सुनना जो है वो मौखिक भाषा का प्रकार है, और लिखना और पढ़ना जो है वो लिखित भाषा के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये भाषा के 2 रूप हो गए। आगे व्याकरण क्या होता है भाई? तो भाषा को शुद्ध रूप से समझने और प्रयोग करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता जो है वो होती है। तो जैसे अभी मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि व्याकरण की दृष्टि से वो सही हो, परंतु व्याकरण जो है वो भाषा के शुद्ध रूप को जानने और समझने के लिए आवश्यक है कि वह सही है कि नहीं। तो व्याकरण की आवश्यकता है भाषा के शुद्ध रूप को जानने और समझने के लिए। अब इसी व्याकरण के अंतर्गत हम 3 भागों की चर्चा जो है वो करेंगे। वो है पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तो ये वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार में आगे की कक्षाओं में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वर्णों से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण कहाँ से आए, कौन कौन से वर्ण हैं, फिर कैसे वर्णों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है, और फिर शब्दों के संयोग से वाक्य का निर्माण होता है। तो इन सब की चर्चा भी हम लोग